तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की जो मेन बातें हैं ज्यादातर पूछी जाती हैं वो सब हम लोगों ने निपटा लिया है। थोड़ा सा ये रेयर डिस्कशन है, ज्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी हमें आना चाहिए। अभी तक हम लोगों ने रजिस्टर की ग्रुपिंग या रजिस्टर का सीरीज पैरेलल डिस्कशन किया था। अब हम किसका करने वाले हैं? सेल का, है ना। अक्सर जो हमारा सेल बनता है उसका वोल्टेज कितना होगा ये उसके केमिकल पे डिपेंड करता है, और केमिकल बहुत लिमिटेड है, उतने ही केमिकल से सेल बनाना होता है। तो इसका मतलब ये हमारे हाथ में नहीं है कि सेल कितने वोल्ट का बनेगा, वो केमिकल की अपनी प्रॉपर्टी है कि वो कितने वोल्ट का सेल बनाने देगा। अब मान लिया सेल ने बना 1.5 वोल्ट का, 1.5 वोल्ट बड़ा फ्रीक्वेंट है। जितने भी वो लाल वाले सेल आते हैं, आई मीन नीले लाल सेल आते हैं जो घड़ी में लगते हैं या रेडियो में लगते हैं या टॉर्च में लगते हैं, वो सब 1.5 वोल्ट के ही होते हैं, है ना। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट 6 वोल्ट की है, तो हम क्या करेंगे? 1.5 इंटू 3 कितना होता है? हाँ भाई, तो 4 सीरीज में लगा देंगे, है ना। तो ये दूसरी बात, अगर हमें ज्यादा और ज्यादा चाहिए तो और ज्यादा लगा देंगे। देर तक करंट फ्लो कराना है, वोल्टेज कमी चाहिए, तो हम आमतौर पे उनका कैसा कॉम्बिनेशन करते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं। तो यहां हम डिस्कशन करने वाले हैं सीरीज पैरेलल ऑफ सेल, और उससे पहले हम बात करने वाले हैं सेल। तो सेल की बात तो हम लोग कर चुके हैं, तो अब क्या बात करने वाले हैं? देखो यार, हम लोगों ने अब तक आइडियल सेल पढ़ा है। आइडियल सेल मतलब कि जो अनलिमिटेड टाइम तक वोल्टेज मेंटेन रखेगा और कभी डिस्चार्ज नहीं होता है, और उसका रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस हम क्या मान के चलते थे? 0। यानी उसका वोल्टेज परमानेंट सेम रहता है, ये मानना सही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। वो कह दो इलेक्ट्रोलाइट की वजह से, एनोड की वजह से या कैथोड की वजह से, जिसकी वजह से जब हम किसी डिवाइस का वोल्टेज नापने जाते हैं तो अलग शो करता है, उसका मेजरमेंट करने जाते हैं तो अलग वोल्टेज शो करता है, लेकिन जब हम उससे काम लेते हैं तब वो वोल्टेज थोड़ा सा कम हो जाता है। जब उसको डिस्चार्ज कराते हैं तो उसका वोल्टेज थोड़ा सा कम हो जाता है, और जब हम उसको चार्ज कराते हैं तब उसका वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ जाता है। इस बात की चर्चा अभी तक हमने नहीं करी है। अभी तक हम कैसी बैटरी मान के चल रहे थे? आइडियल। और आइडियल बैटरी का वोल्टेज हमेशा सेम रहता है। लेकिन सच्चाई यह है कि किसी भी सेल को या किसी भी बैटरी को, अभी फिलहाल मैं सेल तक ही सीमित रखूं, किसी सेल को अगर हम चार्ज कराने जाएंगे तो उसका वोल्टेज ओके, फिर से सुन। यस, देखो यार, 3 तरह की मेंटल स्टेट्स स्टूडेंट की लाइफ में आती हैं। एक, जब वो काम कर रहा होता है तो धीरे धीरे उसका मोटिवेशन डाउन हो जाता है। आई मीन काम कर रहा होता है मतलब कि खुद से एफर्ट कर रहा होता है तो मोटिवेशन डाउन, उसके बाद वो। और एक होता है जब तुम क्लास में किसी के इन्फ्लुएंस में होते हो, तुम्हारी चार्जिंग चल रही होती है, तब लगता है अरे तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, दुनिया खोद देंगे, वगैरह वगैरह। ऐसा मतलब बहुत हम लोग हाई में चले जाते हैं। उस समय थोड़ा चीजों को आसान लगता है, और जब खुद से कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, यानी कम हो जाता है वोल्टेज, है ना। और नॉर्मल कंडीशन का जो वोल्टेज होता है वो उसके बीच में कहीं होता है। ऐसी बैटरी का हाल है कि आमतौर पे जो वोल्टेज वो शो करता है, आमतौर पे बिना काम करते समय किसी से आके पूछो तो वो अलग बात होती है, और जब उसे एक्चुअली काम करता है तो थोड़ा सा कम हो जाता है। और जब उसको इन्फ्लुएंस में रखा जाता है किसी मोटिवेशन के इन्फ्लुएंस में या किसी मोटिवेटर के इन्फ्लुएंस में, तब वो अलग लेवल पे होता है। बस यही बैटरी के साथ है, यही सेल के साथ है। मैंने 3 स्टेट बताए। एक नॉर्मल स्टेट, इसको मैं बोलता हूं ओपन सर्किट मोड। ओपन सर्किट मोड, अभी कोई लोड उस पर दिया नहीं गया, बस ये पूछा गया कि तुम तैयारी किसकी करोगे, तो उसने बोला नीट की तैयारी करेंगे, ऐसा मतलब वो ओपन सर्किट है। फिर क्लोज सर्किट मतलब जब उसको काम दे दिया गया, भैया नीट की तैयारी करना तो ये पढ़ो, तब वो नहीं रहता, थोड़ा सा कम हो जाता है। और तीसरा, जब तुम क्लास में होते हो या किसी मोटिवेशन के इन्फ्लुएंस में होते हो तब थोड़ा सा हाई हो जाता है। ये चीज जो है मैं समझाना चाहता हूं। ये चीज जो है समझाने के लिए हमें इंटरनल रेजिस्टेंस कंसीडर करना पड़ता है। तो देखो यार, यहां पर हमने एक नया नाम डिफाइन किया। अभी तक हम लोग कहते थे बैटरी के अक्रॉस वोल्टेज होता है, अब हम कहते हैं बैटरी के अक्रॉस एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, ईएमएफ। ईएमएफ वो वोल्टेज है जब सेल काम ना कर रहा हो तब हम नापने जाते हैं, तब जो वोल्टेज मिलता है उसको बोलते हैं
ईएमएफ, या हम कह सकते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज, जब सर्किट के अंदर, सेल के अंदर या बाहर कोई करंट नहीं हो रहा। तो जब फ्लो ही नहीं हो रहा है, तो जब कोई करंट ही नहीं है, तो जो वोल्टेज वो शो करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट वोल्टेज। ये हमारा ईएमएफ है, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, पता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट इसका कोई वेक्टर यूज हमारी लाइफ में आता नहीं है। ओके, दूसरा, जब हम उसको, मैंने कहा कि चार्जिंग कराते हैं तब वोल्टेज बढ़ जाता है, डिस्चार्जिंग कराते हैं तो वोल्टेज कम हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो पता चला कि जो अंदर केमिकल है और जो एनोड कैथोड है उनके अंदर कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो उन सबके अंदर के मामलों को निपटाने के लिए हम एक रेजिस्टेंस बैटरी के साथ, सेल के साथ दिखाएंगे। उसी को हमने क्या बोल दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस अंदर के सारे सेटअप के अंदर फ्लो करने की वजह से, करंट फ्लो करने की वजह से ऐसा देखा जाता है कि वोल्टेज में परिवर्तन आता है। तो वोल्टेज में परिवर्तन हम IR जानते हैं, तो हमने सीधे सीधे एक नाम दे दिया कि उसके अंदर भी एक R है, इसीलिए जब वो फ्लो कराता है तो वोल्टेज में बदलाव लाता है। बात समझ रहे हैं? फेवर में भी लाता है, अपोज में भी लाता है, लेकिन R दिखाना पड़ेगा। तो अब कोई पूछे R किन वजहों से होता है, तो ये सारे पैरामीटर्स हैं, है ना, कि किस मटेरियल के इलेक्ट्रोड बने हैं, इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी ज्यादा होगी तो ज्यादा देर दूर तक करंट फ्लो करना पड़ेगा, इन सब, या नेचर, टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अंदर के सारे मामलों की वजह से वो रेजिस्टेंस दिखाया जाता है, ठीक है। अब अगर हम सेल के साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस दिखा देंगे तो इन बातों को एक्सप्लेन कर पाएंगे। किन बातों को? कि क्यों वोल्टेज बढ़ जाता है, क्यों वोल्टेज घट जाता है, और क्यों वोल्टेज, ओपन सर्किट का वोल्टेज सेम रहता है, ठीक है। तो ये बात मैं दिखाने वाला हूं। ये इतनी बात सबको समझ में आ गई है? हाँ भाई, तो अभी मैं कह रहा हूं यार कि एक बैटरी के साथ साथ हमने क्या दिखाया है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। एक बैटरी के साथ साथ हमने क्या दिखाया है, इंटरनल रेजिस्टेंस। 3 मोड की डिस्कशन में कर रहा हूं। एक ओपन सर्किट, ओपन सर्किट यार बैटरी के बिल्कुल बगल में दिखाया जाता है, और ये मान लेते हैं डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग मतलब नॉर्मल वर्किंग। सेल से हम क्या उम्मीद करते हैं कि वो करंट हमको दे, यानी ये किसी सर्किट को करंट दे रहा है, पॉजिटिव से निकल रहा है और नेगेटिव में एंटर कर रहा है। उस दौरान ऑब्वियसली यार ये यहां कुछ सर्किट होगा उसको दे रहा है। और एक प्रोसेस होता है जब हम सेल के इलेक्ट्रोलाइट को चार्ज कराते हैं, मतलब उसमें पॉजिटिव को करंट देते हैं और निगेटिव से निकलता है, ठीक है। हम तीनों केस में डिस्कशन करना चाहते हैं। मैं जरा यहां से शुरू करता हूं, चलो यहां से शुरू करते हैं। मुद्दा है VA माइनस VB लिखना। E क्या होता है सबको पता है, EMF। कब? जब उसमें कोई लोड ना हो। मैं VA माइनस VB लाना चाहता हूं। बताओ, VA यहां A का वोल्टेज है, यहां से यहां जाएंगे तो घटेगा, माइनस E, फिर यहां से यहां घटेगा, माइनस IR बराबर क्या, VB। तो VA माइनस VB क्या आ गया, VB इधर लाए, इसको उधर पहुंचा देते, क्या आ गया, E प्लस IR। बताओ ये बढ़ गया या घट गया? बढ़ गया। यानी अगर कुछ भी करंट होगा तो इसका वोल्टेज E से ज्यादा आएगा, कुछ भी करंट होगा तो E से, I 0 होगा तो वो E आएगा। पास में रहे। क्या यहां का बता सकते हो? इस समय इसका वोल्टेज क्या आएगा, ए और बी के बीच का वोल्टेज इस समय क्या आएगा, जब ये डिस्चार्जिंग मोड में है। देखते हैं, VA माइनस E, देखो यार करंट ऐसे जा रहे हैं तो इसका मतलब यहां है, यहां लो है, तो प्लस IR बराबर क्या, VB। तो VA माइनस VB क्या आ गया, देखो जरा, E उधर जाएगा और ये E माइनस IR, मतलब क्या, घट गया कि नहीं? तो चार्जिंग मोड में बढ़ जाता है, डिस्चार्जिंग मोड में, और अगर कोई करंट नहीं है तो बताओ ए और बी के बीच के वोल्टेज कितना आएगा, VA माइनस E माइनस 0 बराबर VB। तो सिंपली VA माइनस VB क्या होगा, E। क्या अभी समझ पा रहे हैं? EMF क्या चीज है? EMF वो वोल्टेज है जब कोई काम वो ना कर रहा हो। बात क्लियर है? तब जो वोल्टेज डिफरेंस देखा जाएगा वो ये आएगा, लेकिन डिस्चार्जिंग मोड में कम, चार्जिंग मोड में ज्यादा।
तो यही इसका भी है, इससे ही यही लगभग दुनिया में सबका है। प्लान करते वक्त सब कुछ कितना आसान लगता है, प्लान को एग्जीक्यूट करते समय थोड़ा सा मुश्किल लगता है। फिर कोई बीच में मोटिवेशन देने वाला आ जाता है कभी कभी, तो लगता है अरे यार सब तो आसान है, हम ही इसको जबरदस्ती मुश्किल बनाए हुए। हाँ भाई आगे बढ़ सकते हैं। क्या ये लिखा नहीं है? नहीं लिखा है। ये रह कैसे गया भाई? प्लानिंग में कुछ गड़बड़ हो गई क्या? हाँ भाई नोटेड। ये तीनों बातें समझ में आ गई हैं मैथ्स के जरिए। इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाने के बाद ये बात हम समझ सकते हैं। तो यार किसी भी सेल का मेन काम क्या होता है? सेल का मेन काम होता है सर्किट को करंट देना। और सर्किट जब मैं कहता हूं तो किसी रेजिस्टेंस का वो सर्किट होगा, इसको मैं कह देता हूं लोड रेजिस्टेंस। इस बैटरी को किसका लोड उठाना है? इसका, इसको करंट फीड कराना है, तो हम आमतौर पे उसको क्या कह देते हैं? लोड रेजिस्टेंस। तो ये लोड रेजिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा पावर कंज्यूम करे, इस लोड को ज्यादा से ज्यादा पावर डिलीवर कर रही है ये सेल, या ये ज्यादा से ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है, तो उसके लिए कैपिटल आर कितना होना चाहिए, इस पर एक कंडीशन लोग याद रखते हैं। और मैं तुम्हें सीधे बता रहा हूं वो कंडीशन क्या आती है। हाँ, आर लोड अगर इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होता है, तो पावर डिलीवर्ड सबसे ज्यादा आता है, मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड आता है। तुम कहोगे नहीं सर वजह चाहिए, तो वजह मैं देता हूं, बिल्कुल देता हूं। और क्योंकि तुम्हें नोट ना करना पड़े इसलिए मैंने सीधे सीधे सब समझा रखा है। अच्छा बताओ किसी भी चीज का मैक्सिमा या मिनिमा के स्टेप क्या होते हैं? सबसे पहले जो चीज की बात चल रही है वो लाते हैं। तो इस पर पावर की बात चल रही है तो वो पावर होगा आई स्क्वायर आर। और इस सर्किट में आई क्या होगा? आई क्या होगा इस सर्किट में लिख सकते हैं? अरे वोल्टेज है ये अपॉन आर प्लस है स्मॉल आर इसका, तो आई हो गया ई बाई आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू आर, ये पावर आ गया। अब वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है कि लोड कितना हो, लोड कितना रेजिस्टेंस का हो कि पावर उसको ज्यादा से ज्यादा। तो यहां वेरिएबल क्या है? कैपिटल आर। कैपिटल आर वेरिएबल है। अगर कैपिटल आर वेरिएबल की फीलिंग ना आ रही हो तो हम उसको सिंबल दे देते हैं एक्स। क्या दे देते हैं? एक्स। तो ये बन जाएगा ई स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। और अब मैक्सिमम मिनिमा के स्टेप हमने क्या देखे हैं? जिस चीज का मैक्सिमम मिनिमा लाना हो, चलो इसको y लिख देते हैं, उसका हम dy बाई dx लाएंगे मेहनत करके और फिर जीरो कर देंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन करना है और जब करोगे तो x का आंसर कितना आ जाएगा? स्मॉल आर। डिफरेंशिएशन करोगे फिर जीरो के बराबर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? x बराबर स्मॉल आर। अच्छा आर पे कंडीशन लाई गई है। हाँ तो x कैपिटल आर था ना, तो कैपिटल आर कितना आ गया? स्मॉल आर के बराबर। बस हो गया यार, डिफरेंशिएशन तुम्हारे बाएं हाथ का काम था ही, अभी भूल गए तो अलग बात है। डन? क्या इसका डिफरेंशिएशन मुझे बताना चाहिए? नहीं। यही सुनना चाह रहा था मैं। आगे बढ़े भाई लोग। अभी यार इस उम्र तक अगर तुम डिफरेंशिएशन नहीं जान पाए हो तो बताने से भी कोई खास फायदा नहीं है। ये रिजल्ट वैसे भी बड़ा
अलग तरह का रिजल्ट है, कोई फ्रीक्वेंट चीज है नहीं, तो हम याद ही रखेंगे। हम लोग यार फिजिक्स में देखा जाए तो डिफरेंशिएशन या मैक्सिमम मिनिमा के ज्यादा क्वेश्चन करे नहीं, हम लोगों ने आते ही नहीं है। हम लोगों ने एक किया था, वो एक क्यू चार्ज को कितने कितने में डिवाइड करें, यानी एक्स और क्यू माइनस एक्स में, ताकि मैक्सिमम फोर्स आ जाए। तो उसका आंसर क्या निकलता था, सबको रटा होना चाहिए, एक्स का आंसर Q/2 आता था, यानी एक क्यू को Q/2 में तोड़ो तो मैक्सिमम आ जाता है। फ्लूइड में हम लोग एक डिस्कशन करते हैं, अभी पढ़ा नहीं है, कोई करने की जरूरत नहीं। दूसरा ये डिस्कशन है, और कुछ और उसमें काइनेमेटिक्स में और हाँ, एक जगह था रिंग में कितनी दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है, तो हमने d/dx करके जीरो करके, तो x का आंसर r/√2 आया था, वहां किया था। तो वहां भी मैंने कहा था कि रिजल्ट रटना पड़ेगा यार, वहां तुम डिफरेंशिएशन करके थोड़ी आंसर निकालोगे, है ना। मैथ्स वाले अपना समझे, उनके लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, और किसी को भी मैक्सिमम मिनिमम पूछा ही जा सकता है। बात क्लियर है। चलो हम लोग आते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी। तो रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें जो केमिकल से बने हुए सेल में वोल्टेज मिल रहा है वो कम मिल रहा है, हमें ज्यादा वोल्टेज की बैटरी बनाना है ना। जब मैं ये बताता हूं तो मुझे एक घटना याद आती है अपने टाइम की। उस जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चला करते थे, और सुबह सुबह एक प्रोग्राम आता था रामायण, नाम सुना होगा तुमने अपने पापा लोगों से, कि उसके लिए लोग मतलब क्रेजी थे। मोहल्लों में एक टीवी, हमारे मोहल्ले में, हमारे यहाँ टीवी था, कई मोहल्ले में टीवी थे, बट हमारे मोहल्ले में हमारा ही अकेले टीवी आया था, और कम से कम 20-30 लोग बैठते थे, और 20-30 लोग उनको घेर के खड़े होते थे, एकदम पूरा स्टेडियम बन जाता था उस एक छोटे से ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को देखने के लिए। ये साइज रहता होगा स्क्रीन का, और 9 बजे से कुछ लोग अगरबत्ती लगा के उसमें बैठ जाते थे कि अब रामायण चलेगी। बात समझ रहे, वो बैटरी से चलती थी। बैटरी मतलब वही 12 वोल्ट की बैटरी, काली वाली जो ठेले वाले नहीं रखते अपना शाम का बल्ब जलाने के लिए, उससे चलती थी वो। और सैटरडे को एक मूवी आया करती थी, तो अक्सर लोग, ज्यादा लोग उसमें, मतलब बहुत ज्यादा लोग नहीं आते थे, जिनका टीवी होता था वही लोग देखते थे। मतलब जैसे हमारा टीवी है तो मैं ही देखता था, और हमारे साथ के एक दो लोग और इतना देख लिया। और हुआ यूं कि एक सैटरडे को इतना ज्यादा सेल खर्च हो गया, बैटरी खर्च हो गया, कि बैटरी खत्म हो गई, और 9 बजे अगरबत्तियां जल रही हैं। तो हम तो हमें ये डर लग रहा है कि जनता क्या करेगी अगर ये चला नहीं। तो मेरा अपना एक्सपेरिमेंट चल रहा था, एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया कि क्या किया जा सकता है। तब मेरे दिमाग में आया कि बैटरी ये भी है, और जो टॉर्च के अंदर पड़ती है वो भी क्या होती है, बैटरी होती है। लेकिन ये वो काम तो नहीं कर सकती है, क्योंकि ये छोटी बैटरी है, वो बड़ी बैटरी है, तो एक से ज्यादा बैटरी मिलकर ये काम कर सकती है। तो मैंने एक न्यूज़पेपर में एक से ज्यादा टॉर्च के सेल लिए, 3-4 सेल जो पड़े होते वो सारे लिए, उनको सीरीज में जोड़ दिया। मुझे नहीं पता था ये सीरीज है कि पैरेलल है, बस जोड़ दिया। तो है पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे जुड़ गया, और इस एंड पे क्लिप जाके लगा दी। उसकी क्लिप निकलती थी, टीवी से 2 तार निकलते थे, उसके क्लिप होती थी, वो क्लिप वहां लगा दिया। तो टीवी में हल्का सा झिलमिलाहट से चलने लगी। तो मुझे समझ में आया ये तो पक्का हो गया कि ये सेल वो भी काम कर सकता है। लेकिन अभी क्योंकि ये झिलमिला रही है, पूरा पिक्चर नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि इसको और ज्यादा सेल की, तो फिर क्या था, एक टॉर्च और मंगाई गई। वहां तो मतलब अगर 30 टॉर्च इकट्ठा करना हो तो भी इकट्ठी हो जाती एक बार में। तो 8 सेल लगभग लगा दिए गए, 1.5 × 8 12 वोल्ट होता है, एकदम पक्का चल गई, टीवी चल गई। फॉर द टाइम बीइंग विलेन बनते बनते रह गया मैं क्योंकि वो तो एक्सपेक्टेड था कि चलना ही है ना, तो बच गया था मैं। तो इसलिए थोड़ा सा टेक्निकल दिमाग होना जरूरी है, मार खाने से आदमी बच जाता है। हाँ, पैरेलल होता तो 1.5 वोल्ट का बैटरी मिलता, सीरीज था इसीलिए तो वो बढ़ गया। हाँ, तो वही मैं बताना चाह रहा हूं। ये E1 है, ये E2 है, ये सब लाइन से लगे हैं, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ऐसा फिर पॉजिटिव नेगेटिव। अगर ऐसा होगा तो बता यार ए और बी के अक्रॉस कितना ईएमएफ ये ऑफर करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कितना ईएमएफ आएगा, कितना ईएमएफ आएगा वो तो वर्किंग कंडीशन पे तय होगा। कितना ईएमएफ ये ऑफर करेगा, दैट इज ओपन सर्किट वोल्टेज, ये कितना ऑफर करेगा उसको हम बोलेंगे इफेक्टिव ईएमएफ। कोई बता सकता है? दैट्स इट। अभी करंट है नहीं, ईएमएफ क्या होता है, ओपन सर्किट वोल्टेज ना, तो इफेक्टिव ईएमएफ का मतलब है
कि एक से ज्यादा सेल को कनेक्ट किया है और अभी ये कितना ऑफर करेगा। तो अगर मैं कहूं कि इसका ई इफेक्टिव कितना है तो वो होगा VA माइनस VB जब करंट, व्हेन करंट क्या है, जीरो है। जब करंट जीरो है तब वाला वोल्टेज डिफरेंस लाना है। बताओ इस समय ए और बी के बीच का वोल्टेज डिफरेंस कितना होगा? दैट्स इट, E1 प्लस E2। सीधे ही समझ में आ रहा है या मुझे KVL लगा के समझाना चाहिए? तो ये उसका ओपन सर्किट वोल्टेज है ना। अब अगर कोई कहते कि इन दो सेल की जगह मुझे एक दिखाना हो तो ये इफेक्टिव ईएमएफ लिख दो। अच्छा आर इफेक्टिव कितना होगा इन दोनों का? आर इफेक्टिव कितना होगा? आर इफेक्टिव कितना होगा? क्या जो करंट इससे फ्लो करेगा वही इससे फ्लो करेगा, तो आर इफेक्टिव कितना हो गया? R1 प्लस R2। ये आर इफेक्टिव की जगह लिखा जाएगा। और अब जिस भी लोड को लगाना होगा उसका अगर हमें करंट चाहिए तो करंट क्या बन जाएगा? ई इफेक्टिव अपॉन आर इफेक्टिव प्लस आर लोड। क्या जनता समझ पा रही? जब हम इसको वर्किंग कंडीशन में लाएंगे, वर्किंग कंडीशन में करंट कोई पूछे तो क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट वोल्टेज। और जब ये करंट दे रहा होगा तो इससे भी करंट जाएगा, लोड से भी जाएगा, तो रेजिस्टेंस इतना आ जाएगा। क्या जनता समझ पा रही है? ई इफेक्टिव ये लिखा है, आर इफेक्टिव ये लिखा है। सीरीज कॉम्बिनेशन में सेल को डील करने का ये तरीका है। अच्छा एक और बात, रेगुलर तरीका तो यही कि हम वोल्टेज बढ़ाना ही चाहते हैं, लेकिन कभी कभी उल्टी बैटरी लग जाए तो मान लिया, हाँ ये समझदारी अपने पास रखो यार कि अगर E1 पॉजिटिव ऐसे लगा है और E2 ऐसे लग जाए तो क्या ये सही है? तब ये इफेक्टिव कितना हो जाएगा? E1 माइनस E2, क्योंकि प्लस माइनस में माइनस आपस में जुड़ गया, प्लस जो स्ट्रॉन्गर होगा उसके हिसाब से ईएमएफ आएगा। अगर ये स्ट्रॉन्गर है तो इधर को करंट चलेगा और ये स्ट्रॉन्गर है तो इधर को करंट चलेगा। बात क्लियर है? एक बड़ा फेमस क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है। ऐसे n सेल हैं, कितने हैं? 1 2 3 n, सबका ईएमएफ सेम है, सबका ईएमएफ सेम है। मुझे बताओ इसका इफेक्टिव ईएमएफ कितना होगा? एनी बड़े जल्दी बता देगा। एक बैटरी उल्टी लग गई है तो इफेक्टिव ईएमएफ कितना होगा? n-2e। क्यों? क्योंकि एक हटा लो तो n-1 ही आएगा और उसको उल्टा लगा दो तो वो एक को और ले बैठेगा। नहीं समझे? नहीं समझे अभी? अगर मैं एक हटा लूं n में से तो n-1 ही आएगा और उसको उल्टा लगा दोगे तो वो घट जाएगा कि नहीं? तो n-1e में से एक e और घटा दो तो कितना हो गया? n-2e। ये थोड़ा सा मतलब अक्सर लोगों से मैंने सुना है पहला आंसर लोग n-1 ही बोलते हैं। तो ध्यान दो कि अगर मैं एक हटा लूं तो n-1 ही आएगा, मैंने उल्टा लगा दिया तो एक और घटेगा ना भाई, n-1e में से e और घटेगा क्योंकि उल्टा लगाया है, जैसे यहां घटा है। तो फिर कितना हो जाएगा? n- है ना? क्या मैं ये क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा दूं क्या? इफ n सेल कनेक्टेड इन सीरीज तो ई इफेक्टिव कितना होगा? NE। इफ वन इज रिवर्स्ड, वन इज रिवर्स्ड तब ई इफेक्टिव कितना हो जाएगा? n-2e। इतना लिख ले तो समझ में आ जाएगा, जब भी भूलेंगे तो कहीं जगह हो तो नीचे लिख लें। अगर n सीरीज में है तो इफेक्टिव, इफ n सेल कनेक्टेड इन सीरीज, सबका ईएमएफ सेम है, सेम ईएमएफ सबका E है, तो उस केस में इफेक्टिव ईएमएफ कितना आएगा? NE, और एक को उल्टा कर देंगे तो कितना आएगा? n-2e। हाँ n लगा दिए, खराब लगा दिया, ठीक है? खराब नहीं लगाया है, पलट के लगा दिया है। खराब होता तो n, हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आर इफेक्टिव कितना लिखा जाएगा? NR। हाँ यार ये तो बढ़िया क्वेश्चन था। आर इफेक्टिव कितना होगा? NR। क्यों? क्योंकि यार सेल उल्टा लगाया है बट इंटरनल रेजिस्टेंस तो वो तब भी ऑफर करेगा, और रेजिस्टेंस में कुछ ऐसा थोड़ी होता है उल्टा लगाने से, तो आर इफेक्टिव अभी भी NR होगा।
गुड, ये भी नोट कर ले, ये भी नोट करने लायक पॉइंट है। हाँ भाई, अगला कॉम्बिनेशन क्या आने वाला है? अगर एक से ज्यादा सेल पैरेलल में जुड़े हैं तब। एक से ज्यादा सेल अगर पैरेलल में जुड़े हैं तब कितना ईएमएफ वो ऑफर करेगा, कितना ईएमएफ वो ऑफर करेगा ए और बी के अक्रॉस। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ओपन सर्किट वोल्टेज। इसका मैं सीधे फॉर्मूला लिख रहा हूं, काफी मैथ्स इन्वॉल्व है। आता है E1 बाई R1, E2 बाई R2 एंड सो ऑन, जितने हैं, डिवाइड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। इतना बड़ा आंसर केवल ई इफेक्टिव का है। तो अभी एक और चीज बची, मैं यार इन सारी बैटरी की जगह अगर एक दिखाऊंगा तो ये इतना आंसर ई इफेक्टिव का है। अभी एक और चीज बची है, आर इफेक्टिव। आर इफेक्टिव क्या आएगा? 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 एंड सो ऑन। तो सीरीज अगर याद रहेगा तो ये पैरेलल याद रखना तो आसान है, ये थोड़ा गंदा रिजल्ट है, इसको हमें याद रखना पड़ेगा और इसी तरह से लिखेंगे तो बढ़िया रहेगा। अच्छा, इसमें भी एक बात है कि मैंने देखो यार, पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में कनेक्ट किए हैं, निगेटिव निगेटिव आपस में कनेक्ट किए हैं, तो मैं इसको क्या कह रहा हूं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। बात क्लियर है? ये सारे और भी बैटरीज हो सकती थी ऐसे, तो हमने सब कैसे कनेक्ट की हैं? पॉजिटिव एक तरफ, निगेटिव एक तरफ। क्या इसमें भी कोई उल्टा लग जाए तो? अगर मान लिया एक सेल में ऐसे लगा दूं प्लस माइनस, और एक सेल में ऐसे लगा दूं माइनस प्लस, ये हमारा E1 है और ये हमारा E2 है, तब डिस्कशन में क्या फर्क पड़ेगा? इस ए और बी के लिए, इस ए और बी के लिए इफेक्टिव में क्या फर्क पड़ जाएगा? E1 बाई R1 माइनस E2 बाई R2, है ना, और नीचे ये सेम रहेगा। और आर इफेक्टिव का आंसर, ठीक है, क्या ये बात और क्लियर कर लें? वैसे तो इस तरह के मामले नहीं फंसेंगे, यहीं तक समझ लें, बहुत बड़ी बात है। अब यार देखो यार, इतनी बैटरी की जगह एक बैटरी लग गई है और इतने सारे रेजिस्टेंस की जगह एक रेजिस्टेंस लग गया है। कल को अगर इसको हम किसी लोड से जोड़ेंगे और कोई पूछा जाए करंट कितना होगा, तो करंट में ई इफेक्टिव लगेगा प्लस आर इफेक्टिव लगे अपॉन अपॉन आर इफेक्टिव प्लस आर लोड, वही वही हर बार लगेगा। इसीलिए हम निकाल ही रहे हैं कि चीजें सिंपल बनी रहे। इतनी सारी सेल को हटा के एक सेल और इतने सारे रेजिस्टेंस को हटा के एक रेजिस्टेंस दिखाने का ये तरीका है। क्लियर है? जगह है क्या? बहुत कम जगह बची है, कोई बात नहीं, कॉपी पे कर लो ना वहां से ही। देखो यार, इसका एक फायदा मैं उठाने का तरीका बता रहा हूं। हम लोगों ने 2 बैटरी वाले क्वेश्चन कम ही किए हैं, हाँ कहीं भी कर लो, 2 सेल वाले क्वेश्चन नहीं किए हैं। जैसे कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 2 सेल लगे हैं, यहाँ रेजिस्टेंस और यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा है, ऐसा सीन देखने को मिल जाए, और कोई पूछे कि यार ये वाले रजिस्टर से पास करने वाला करंट बताना है, या हो सकता है इनमें भी कोई पूछा जा सकता है, मान लिया ये करंट हमें बताना है, तो एक तरीका तो ये है कि हम एक किरचॉफ वोल्टेज लॉ यहां लगाएं, एक किरचॉफ वोल्टेज लॉ यहां लगाएं, और जैसे हम केवीएल सॉल्व करते हैं 2 अननोन मान के वैसे निकाल लें, मगर वो लेंदी तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि हम इसमें एक नजरिया डेवलप करें कि ये लोड मान लें और इन दोनों को सेल की तरह ईएमएफ मान लें,
भले ही आइडियल बैटरी है, बगल में जो रेजिस्टेंस लगा है वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, क्या फर्क पड़ता है, मैच तो तब भी काम करेगी ना। तो इनको हम किसकी तरह ट्रीट करें, इंटरनल रेजिस्टेंस की तरह, भले वो इंटरनल हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब हम ऐसे सोचें कि ए और बी को इन सब की जगह अगर मुझे एक सेल दिखाना हो तो उसका ई इफेक्टिव कितना होगा, बताओ कितना होगा, 60/6, 30/3 डिवाइड बाई 1/6, 1/3। ओके, मैं इसका आंसर जल्दी से निकालता हूं, 10 10 20 और ये आएगा 36 का 18, 1/2 आएगा। तो ये कितना आ गया, 40 वोल्ट आ गया, 40 वोल्ट आ गया है ना। और आर इफेक्टिव कितना आएगा, 1/6 प्लस 1/3 करोगे तो आर इफेक्टिव का आंसर 2 आ जाएगा। अब कोई कहे करंट कितना जाएगा, तो करंट हम अगर एक बैटरी सोच चुके हैं तो करंट कितना होगा, करंट कितना होगा, एक बैटरी जिसका वोल्टेज 40 है डिवाइड बाई एक लोड रेजिस्टेंस जिसका आर 6 दे रखा है, तो 40 डिवाइड बाई 8, 5 एम्पियर। क्या ये क्वेश्चन अगर तुम केवीएल से करोगे तो इस तरीके से नहीं कर पाओगे। ये अगर कोई ये जल्दी कोई फायदा इसका उठा नहीं पाता है, मैं बता दूं, दिमाग में ये ख्याल ही नहीं फ्लोट करते हैं कि बैटरी का भी इफेक्टिव किया जा सकता है। अगर फ्लोट कर जाए तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी किया जा सकता है। और अब तुम सोचो यार केवीएल कितना मुश्किल काम है यार, एक केवीएल इधर फिर एक केवीएल उसको सॉल्व करके आंसर लाना, मतलब लेंदी है, किया जा सकता है उससे, लेकिन ये फटाक से हो जाएगा। एक बैटरी सोचना है, एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस और एक लोड। ये हमने एक तरह से फायदा उठाया है सीरीज पैरेलल ऑफ बैटरी का। सीरीज में ज्यादा मुश्किल नहीं है, दिक्कत तब होती है जब पैरेलल में होता है और कई लूप बन जाते हैं। अभी सोचो एक लूप और बढ़ जाए ना तो फिर वो आंसर नहीं निकलेगा, तुम चाहे जितनी मैथ्स लगा लो, गलती होने की संभावना वैसे वैसे बढ़ती जाती है जैसे जैसे लूप बढ़ते जाते। तो अगर 3 सेल हो, 3 रेजिस्टेंस, और फिर कोई पूछे इसका करंट क्या है, तो 2 ही रास्ते हैं, या तो ये मेथड लगाओ या तो क्वेश्चन छोड़ दो, उसको करने नहीं बैठो एग्जाम में। 3 लूप को अगर कोई केवीएल से करने बैठा है तो गया काम से। और हो सकता है डेटा इतना बढ़िया दे दे कि 3 लूप का आंसर जैसे मैंने यहां फटाफट निकाला ऐसे ही कुछ बढ़िया सा आ जाए। चांसेस कम है यार, ग्रुपिंग ऑफ बैटरी पे इतने मुश्किल क्वेश्चन का फैशन चल नहीं रहा है, बट मैंने एक बता दिया है ताकि तुम थोड़ा और इनोवेटिव होने की कोशिश करो। डन। ये एक यूनिक क्वेश्चन है जो कई बार मैंने देखा है रिपीट होता रहता है, तो मैं बता देता हूं। एक जैसी बैटरीज, कुछ N1 सेल लगे हैं, एक जैसे N1 सेल लगे हैं, 1 2 3 N1, 1 2 3 N1, यानी N1 सेल के बहुत सारी ब्रांचेस हैं। कितनी ब्रांचेस हैं, ये फर्स्ट ब्रांच है, ये सेकंड ब्रांच है, ये थर्ड ब्रांच है, ये N2 ब्रांच है, यानी N1 सेल के N2 ब्रांच है। जैसे मैं कह दूं 8 बैटरी के 5 ब्रांच हैं, 8 बैटरी के सेल के 5 ब्रांच है, बताओ कितनी सेल हो गए, 40। तो N1 सेल के N2 ब्रांच हैं, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ सेल को मैं N कैपिटल N लिखता हूं, दैट विल बी N1 into N2। समझ गए, जैसे मैंने कहा 8 सेल के 5 ब्रांच है तो 40, तो N1 सेल के N2 तो N, ठीक है। इतने टोटल नंबर ऑफ सेल हैं। हम इन सारे सेल का एक इफेक्टिव सोचना चाहते हैं, इन सारे सेल का एक इफेक्टिव सोचना चाहते हैं। तो पहले एक काम करते हैं, हम एक ब्रांच को रिड्यूस करें, बताओ कितना आ जाएगा, N1E, और रेजिस्टेंस N1R। दूसरी ब्रांच का बताएं, N1E N1R। अरे सारी ब्रांच एक ही जैसी तो हैं, तो सारी ब्रांच में इफेक्टिव ईएमएफ आ रहा है N1E और रेजिस्टेंस आ रहा है N1R। इतनी बात समझ में आ गई।
है ना। अब बता ये सारे पैरेलल ट्रैक हैं, 1 2 N2 ट्रैक्स हैं, तो इनका इफेक्टिव ईएमएफ हम कैसे लाएं। तो यार इन सब की जगह अगर मैं एक सेल दिखाना चाहता हूं और एक रेजिस्टेंस दिखाना चाहता हूं, है ना, तो बताओ इफेक्टिव ईएमएफ क्या होगा। N1E बाई N1R प्लस N1E बाई N1R, और ऐसा ऐसा कितने बार, N2 टाइम्स, नहीं, डिवाइड बाई 1 बाई N1R, 1 बाई N1R, ऐसा ऐसा कितने बार, N2 टाइम्स। अच्छा ये देखो यार, N1 तो सब जगह खत्म ही हो रहा है, तो ये पता है कितना आएगा, E बाई आर N2 बार लिखना है, तो ये आएगा N2 इंटू E बाई आर, और यहां आएगा N2 इंटू 1 बाई N1R, N2 गया, हाँ N1E आ गया, N1E, बड़ी मेहनत कर ली यार, ये तो हमें सीधे ही समझ में आता। अच्छा बताओ, एक ब्रांच N1E की है, दूसरी ब्रांच N1E की है, जब सारी ब्रांच N1E की है तो A और B के अक्रॉस N1E ही आएगा, कि काहे को इतनी मेहनत कर ली। ओके कोई बात नहीं, मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाती ऐसा लोग कहते, बट ये वाली बर्बाद हो गई। भाई एक, अगर बताओ EEMF की 4 बैटरी पैरेलल में लगी हो तो इसका इफेक्टिव ईएमएफ कितना होगा, रेजिस्टेंस का चल रहा है क्या, EEMF के 4 पैरेलल में लगे हो तो इफेक्टिव ईएमएफ उसका क्या होगा, E होगा। 4E क्यों होगा यार 4 वोल्ट ये 4 वोल्ट ये 4 वोल्ट ये, सबका 4 वोल्ट है, तो बताओ सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 4 वोल्ट, उसके ए और बी किनारों के अक्रॉस वोल्टेज कितना है। क्या इस बात पे भी किसी को क्रॉस क्वेश्चन है, नहीं हो तो पूछ लो यार, तुम इस चक्कर में पूछना बंद कर देते हो कि सर ने ऐसा कहा है तो इसका मतलब लगता है कुछ अपराध हो जाएगा अगर मैं पूछ लूंगा। तो मैं क्या करूं, सारी बैटरी एक एक जैसी वोल्टेज की हो तो ए और बी के अक्रॉस, यानी सर्किट के लिए भी वोल्टेज, क्या रेजिस्टेंस में भी तो हम ये बात करते थे, ये सबका वोल्टेज एक जैसा होगा। ओके वही आंसर आया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके अब यार इन सब की जगह हमने एक बैटरी लगा दी और एक लोड रेजिस्टेंस नीचे लगा है, आर लोड। कोई पूछे बताओ करंट क्या होगा, बताओ करंट क्या होगा, करंट होगा, हाँ क्या होगा, N1E आर इफेक्टिव भी तो पता ही है ना, हाँ अभी आर इफेक्टिव नहीं लिखा है, नो आर इफेक्टिव कितना आएगा, बदर 5 ओम के 5 ओम के अगर 10 ब्रांच हो तो इफेक्टिव ईएमएफ कितना आएगा, हाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक जैसे रेजिस्टेंस हो तो ये आएगा N1R अपॉन N2 ब्रांच है ना, तो N1R के N2 ब्रांच है तो N1R बाई, तो ये आएगा N1R बाई N2 प्लस कैपिटल आर, ये हमारा करंट का आंसर है। शायद कभी कोई पूछ ले तो करंट का सीधे आंसर तुम्हें समझ में आना चाहिए, और समझने के लिए इतना सब दिमाग नहीं लगाना। देखो जरा N1E की सारी ब्रांच हैं तो एक बैटरी लगा दो N1E की, N1R के सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन है N2, तो N1R बाई N2, बस इतना लिखना है, ये आ गया और लोड तो जोड़ना ही है, करंट आ गया। इसमें यार एक चीज का और फैशन है, एक और फैशन है इसमें, कि जैसे कोई कह दे तुम्हारे पास 40 सेल हैं तो तुम्हारी मर्जी है, तुम 4 की 10 ब्रांच बना सकते हो, 8 की 5 ब्रांच बना सकते हो, या 20 की 2 ब्रांच बना सकते हो, तुम्हारी मर्जी है कि नहीं। हमारे पास 40 सेल हैं तो हम तरह तरह से उसका अरेंजमेंट कर सकते हैं, तो कैसा अरेंजमेंट रखें जिससे वो मैक्सिमम करंट डिलीवर करे, कैसा अरेंजमेंट रखें, 20 के 2 रखें या 10 के 4 रखें या 8 के 5 रखें, कैसा कॉम्बिनेशन रखें जिससे वो ज्यादा से ज्यादा करंट डिलीवर करे। टू गेट आई टू बी मैक्सिमम उसकी एक कंडीशन आती है, टू गेट आई टू बी मैक्स, आई को मैक्सिमम होने के लिए, तो बताओ यहां आई मैक्सिमम में वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है N1 या N2, तो जहां N2 लिखा है उसको हम कैपिटल N बाई N1 लिख सकते हैं, N गिवन है और N1 वेरिएबल हो जाएगा, तो जो वेरिएबल है उसको X लिख देना, तो एक तरह से EMF X का फंक्शन बन जाएगा
और फिर डी बाई डी एक्स को जीरो करेंगे तो एक कंडीशन आएगी। मैं फिर से कंडीशन पे इंटरेस्टेड हूं। कंडीशन आती है n1 स्मॉल r n2 कैपिटल R। ये कंडीशन हमें याद रखना है, n1 इंटू स्मॉल r n2 इंटू, कंडीशन लिखी है क्या? n1 स्मॉल r n2 कैपिटल R, ये कंडीशन आती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूं कि इसका स्मॉल r 3 ओम है और कैपिटल R 9 ओम है, ऐसा है मान लिया। तो बताओ ऐसी सिचुएशन में 3 स्मॉल r बराबर क्या आएगा? हाँ 9 कैपिटल R, यानी R और कैपिटल R का रेशियो क्या आ गया? 3/1 3/1 3/1, मतलब ओके अच्छा, रेजिस्टेंस है n1 n2 में रिलेशन आएगा, सॉरी, यानी ओके मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं समझाने के लिए। स्मॉल r 2 ओम है और कैपिटल R 5 ओम है, ठीक है। स्मॉल r 2 ओम है, कैपिटल R 5 ओम है। तो देखो यार ये 2n1 बराबर क्या आएगा? 5n2, मतलब n1 बराबर कितना आ गया? 2.5n2। मतलब नंबर ऐसा लेना पड़ेगा जिससे फीजिबल आंसर आए, इसलिए मैं नंबर बना रहा था। तो इससे आंसर आया है कि n1 और n2 में ऐसा रिलेशन होना चाहिए, है ना। अच्छा n1 n2 मैंने कहा कि टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हैं? 40। टोटल मैंने एग्जांपल दिया था, टोटल नंबर ऑफ सेल लेटेस्ट 40 है। तो n1 n2 का एग्जैक्ट अमाउंट क्या होना चाहिए? तो देखो यार 40 बराबर n1 इंटू 2.5, ओके n2 इंटू 2.5 n2, तो n2 स्क्वायर बराबर आ गया 40 डिवाइड बाई 2.5, कितना आ गया? 16। तो n2 कितना आ गया? 4। मतलब क्या हो गया? 10-10 सेल के 4 ब्रांच, 10-10 सेल। यार n2 अगर 4 आया है तो n1 कितना आ गया? 10। इसका मतलब इसका आंसर क्या सजेस्ट कर रहा है? 10-10 सेल के 4 ब्रांचेज होने पर करंट मैक्सिमम होगा। अभी तुम समझो क्वेश्चन क्या हो सकता है, तुम्हें स्मॉल r कैपिटल R दे दे और नंबर दे दे, क्या दे दे? स्मॉल r कैपिटल R। तो स्मॉल r कैपिटल R रख के तुमने n1 n2 में रिलेशन ला दिया, उस रिलेशन को हमने यहां यूज कर लिया, तो क्या n1 अलग और n2 अलग आ गया। तो तुम्हें पता चल जाएगा कि देखो इसको ना, जैसे 4 ऑप्शन है तो हम चेक कर भी सकते हैं क्या, कि जिनमें ये रिलेशन ट्रू हो जाए, साथ ही साथ ये रिलेशन भी, जो इन दो रिलेशन को ट्रू करे वही कॉम्बिनेशन। जैसे ऑप्शन दिए हैं ऐसे, पहला ऑप्शन है कि 4-4 के 10 ब्रांच, दूसरा ऑप्शन है 8-8 के 5 ब्रांच, तीसरा ऑप्शन है हाँ 5 के 8 ब्रांच, ओके ऐसे, या 10 के 4। हमारे पास 4 ऑप्शन ये हैं डी। हम कैसे ऑप्शन चेक करेंगे? तो पहले तो उसमें जो स्मॉल r कैपिटल R दे दिया है रख दो, रखने के बाद दोनों का रिलेशन आ जाएगा। अब जब रिलेशन को चेक कराओ कि अगर मैं ये किसके किसके आंसर दिए? n1 और n2 के, ठीक है।
N1 4 रखूं तो क्या N2 10 आता है, या N2 10 रखूं तो क्या N1 4 आता है? यार बड़ा आसान है, N2 रखो और देखो N1 4 आ रहा है कि नहीं। तो N2 अगर मैं 10 रखता हूं तो N1 4 आ रहा है, नहीं आ रहा, मतलब ये क्वेश्चन आंसर गलत है। लेकिन अगर N2 4 रखूं तो N1, इसका मतलब ये आंसर सही हो सकता है। अब एक और चीज चेक करो, क्या इनका प्रोडक्ट 40 है कि नहीं है? तो प्रोडक्ट तो सबका 40 है, ज्यादातर इस पे अंतर नहीं करेंगे। अगर ये ऐसा कोई आंसर दे दे और वो कोई टिक करके चला है कि एक 8 दिया और एक 4 दिया है, तो ये तो हद ही हो गई। मतलब कि 40 सेल थे और तुमने आंसर टिक कर दिया 8 8 के 4 ब्रांच, यानी तुम 32 ही बना के चले आए। तो मतलब इसमें तो नेगेटिव मार्किंग होना चाहिए, मतलब सुपर घटिया आंसर टिक करने का ये होना चाहिए यार। पता नहीं दुनिया में ऐसा क्यों नहीं होता कि कुछ ऑप्शन में ज्यादा नेगेटिव मार्किंग कर दें कि ये आंसर दे रहे हो तुम, इतना घटिया आंसर कैसे कोई दे सकता है, उसके -3 नंबर ऐसा। और थोड़ा क्लोज दिया है, जैसे किसी ने मान लिया ये चेक कर लिया, हाँ इसमें पलटने में गलती हो गई N1 N2 टिक करने में, तो उसको कह दो बेटा तुमको 0 मार्क्स दे रहे हैं, तुमने कुछ तो सोचा है बेटा। ये हाँ, ये इस तरह से, इस तरह का एग्जाम भाव होना चाहिए और थोड़ा सिंपैथेटिक इस तरह का। खैर, तो क्या इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे? क्या एक क्वेश्चन है? क्वेश्चन बड़ी मुश्किल से तो एक बना है यार, किताबों में तो ढूंढने नहीं मिलता है। इतनी देर खड़े होकर मैंने अंदाजा लगाया कैसा मैं वैल्यू दूं। इसमें एक्चुअली क्या है कि N1 N2 का आंसर डेसिमल में नहीं आ सकता, तो नंबर बड़ा परफेक्ट चुनना पड़ता है। तो कौन दिमाग लगाए, तो वो लोग भी नहीं देते इसी चक्कर में, जिस चक्कर में मैंने नहीं दिया। ये होता है यार कि ह्यूमन ही सब पेपर सेट कर रहा है, लेकिन हाँ आने वाला समय AI क्या है ना, तुम लोग बच गए। जब AI पेपर सेट करेगा ना भाई, तो उसको थोड़ी मेहनत लगती है, वो ऐसे क्वेश्चन देगा। अभी AI आ चुका है भाई, तुम्हारे पेपर में तो इंसान ही लगेगा, क्योंकि अभी गवर्नमेंट में AI का इम्प्लीमेंटेशन अगली जनरेशन, मतलब 10 साल तो लग जाएंगे ये सब होने में। देखो यार, एक तो इसमें AI आना सकता है, आ सकता है, पेपर सेट करना AI के लिए मुश्किल काम नहीं होगा अभी 10 साल बाद। दूसरा, जस्टिस के लिए AI का आना बहुत जरूरी है, जस्टिस के लिए। सोचो यार, एक जज अपना फैसला लिखने के लिए 1 महीने का समय लेता है। अभी मैंने सीरीज में देखा कि 1 महीने बाद वो फैसला सुनाएगा, उसको समझ में पूरा आ गया है कि कौन दोषी है कौन क्या है, लेकिन अब फैसला लिखे कैसे, तो सब सिस्टमैटिक, किस वजह से क्या लिखा जा रहा है, पूरी एक लिखता है वो। हाँ, 1 महीने की इसलिए टाइम देता कौन सेटलमेंट करने आ रहा है। इसके साथ चाय पी के रखी। तो AI तो ये नहीं करेगा ना यार, AI ये नहीं करेगा। वो क्या करेगा, सारे साक्ष्य वेरीफाई करने के लिए इंस्ट्रक्शन देगा सारे डिपार्टमेंट्स को, डिपार्टमेंट अपना काम करके सबमिट करेंगे। सबमिट करने में ऑब्वियसली फॉरेंसिक टीम तो मैनुअल होगी, फॉरेंसिक टीम मैनुअल होगी, उसको उस पर जितनी कड़ाई आज है उतनी कड़ाई बाद में रहे, वो एविडेंस सबमिट करेगा। वहां पर कोई वेरीफाई कराने वाला होगा, उसको सारा डेटा फीड करा दिया गया, ये हो गया है, तो वो संविधान के सारे कानून खंगाल के फैसला सुना देगा। अब वो चाहे जो हो, बिना हिचक के वो फैसला सुनाएगा, बिना रिश्वत लिए। तो जज का काम खत्म कर दें, एक तो वकील का काम रहेगा, जज का काम खत्म हो जाएगा, है ना। वकील लोग अपना AI ऐप यूज किया करेंगे कि मुझे क्या बोलने में फायदा है, वो अपना यूज करेंगे कुछ दिन तक, हो सकता है आने वाले समय में AI वकील हो जाए। तो कितने फैसले पेंडिंग है इंडिया में, इतना ज्यादा स्लो लोगों को न्याय मिलता है कि लोग न्याय के लिए पहली बात तो जाते ही नहीं कोर्ट, और जो जाते हैं वो सोचते क्यों आ गए। इतना तो हमको उससे दिक्कत भी नहीं थी जिसके खिलाफ हमने मुकदमा दायर किया है। तो मैं क्या कह रहा था, पेपर अगर AI से सेट होने लगा तो ऐसे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली बनेंगे, उनको थोड़ी इनका कैलकुलेशन ज्यादा करना है ना। अभी क्या होता है, कोई सोर्स देख लिया, उसी के इधर उधर थोड़ा डेटा बदल दिया, जहां ज्यादा दिमाग लगाना पड़ा नहीं बदला, है ना। बने बनाए क्वेश्चन ज्यादा रिपीट होते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर करके, ज्यादा इधर उधर करने का स्कोप अभी नहीं है। जेई वाले करते हैं, जेई वाले बहुत मेहनत करते हैं, मतलब जब पेपर एडवांस का सेट करते हैं तो उसके लिए बहुत बहुत मेहनत करते हैं, नीट वाले नहीं करते। जेई एडवांस की बात कर रहा हूं मैं, जेई मेन में तो अभी वही चल रहा है जो चल रहा है सब किताबों में। वो लोग खुद ही एलन और उनके मॉड्यूल वॉड्यूल देख लेते होंगे, उसमें कौन मेहनत करे, इन्हीं के मॉड्यूल देख लेते हैं। ये लोग इतनी मेहनत से पेपर, मॉक पेपर सेट करते हैं, उसी में से देख लेते हैं।
हाँ पिछली बार काफी मेहनत करी है उन्होंने, पिछली बार वाली टीम ने काफी मेहनत करी। हाँ भाई, हम लोगों ने कैपेसिटर में भी बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज की बात करी थी, यहां भी बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज की बात कर रहे हैं। बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है कि अगर इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम होगा, तो यार सीधी सी बात, अगर रेशियो इनका सेम है तो इसको मिलने वाला V1 और इसका V2 का रेशियो भी, इसको मिलने वाला V4 और V3 का रेशियो भी, R3 इसका नाम दो, R4 इसका दो, V3 और V4 का रेशियो भी। अच्छा इसका रेशियो सेम है, वोल्टेज रेशियो भी रेजिस्टेंस रेशियो भी। अरे करंट अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए के मुकाबले यानी सुपर हाई के मुकाबले जितना यहां वोल्टेज घटेगा उतना यहां भी घटेगा। तुम कहोगे सर उसका तो नाम आपने V3 दिया। देखो इसका सम और इसका सम सेम है, इसका रेशियो और इसका रेशियो भी सेम है, तो फिर ये दोनों सेम ही हो गए, अलग नाम देने की जरूरत। देखो यार जितना ए और बी के अक्रॉस वोल्टेज है उतना ही V1 प्लस V2 होगा, जितना ए और बी के अक्रॉस वोल्टेज है उतना V3 और V4 का सम होगा, और ये रेशियो सेम है, तो इसका मतलब V3 और V1 और V4 और V3 भी, V2 और V4 भी सेम होगा। जब सेम होगा तो हम एक चीज गारंटी से कह सकते हैं, यहां से जितना ऊपर घटा यहां से उतना नीचे घटा, और जब सेम घटेगा तो क्या उस ब्रांच में, ओके इसको मैं सीधे V1 V2 ही लिख रहा हूं, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस सेम है, R1 R2 सेम है तो V1 V2 ये भी आएगा, R3 R4 का रेशियो सेम है तो V1 V2 ये भी आएगा। अब मैं कह सकता हूं C पॉइंट और D के पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, अगर R1 R2 का रेशियो R3 R4 का रेशियो सेम है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि VC माइनस VD क्या होगा, 0। हाँ, या इसका मतलब इस कहते VC और VD क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो C और D के अक्रॉस कोई वोल्टेज डिफरेंस नहीं होगा, तो इससे जाने वाला करंट भी क्या होगा, 0 होगा। करंट अगर 0 होगा तो क्या इसको ब्रांच से हटा सकते हैं, और हटाने का मतलब क्या होगा कि ये दोनों फिर पैरेलल। ये काम हम लोगों ने कैपेसिटर के समय भी किया है, क्लियर है। तो इस पे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, तो एक तो क्वेश्चन वही टाइप का होगा जो हम लोगों ने पढ़ा है। जैसे मैं एक क्वेश्चन बना देता हूं, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, यहाँ 6 ओम है और 12 ओम है। हाँ चलो ये 12 ओम है। कोई पूछे बताओ ए और बी के अक्रॉस इफेक्टिव ईएमएफ कितना होगा, यहाँ कुछ दे दे 5 ओम। तो देखा 2:4 यानी 1:2, 6 12 यानी 1:2। तो बस अब ब्रांच को हटा देंगे, ये भी हटा देंगे, ये भी हटा देंगे, फिर यार 4 और 2 6, 6 और ये 18, फिर 18 और 6 से जो भी आ जाए, 6 into 18 upon 18 plus 6। समझ गए। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी करे हैं। हाँ कई बार ऐसा क्वेश्चन गंदे तरीके से पेश किया जाता है कि हमें नजर में नहीं आ रहा है, तो हम नंबरिंग करके उसको सजा के बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स सीरीज पैरेलल, कॉम्प्लेक्स सीरीज पैरेलल हैंडल करना हम लोग सीख चुके हैं। खैर व्हीट स्टोन ब्रिज के एप्लीकेशन पे बना एक डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज में क्या होता है, एक लंबा सा 1 मीटर का वायर होता है। क्योंकि ये 1 मीटर का वायर होता है, यानी 0 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर तक का ये वायर होता है। 100 सेंटीमीटर के वायर में, यानी 1 मीटर का वायर है, इसीलिए मीटर ब्रिज। ये किसी सेम क्रॉस सेक्शन और सेम रजिस्टिविटी का मटेरियल होता है आमतौर पे। इसका क्या क्या सेम है, रो मतलब रजिस्टिविटी है ना, और ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया यहां से यहां तक सेम होगा, एक ही मटेरियल का है तो रजिस्टिविटी तो सेम होगी ही। क्या होता है ऐसी सिचुएशन में, हम एक चीज जानते हैं, रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शन होता है कि नहीं। अरे आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए।
तो रो और ए सब जगह का एक जैसा है, तो रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो अभी क्या है कि हम एक सेटअप पूरा बना रहे हैं, इनमें एक रेजिस्टेंस नोन रेजिस्टेंस है, रेफरेंस रेजिस्टेंस है, एक हमारा एक्सपेरिमेंटल रेजिस्टेंस है जिसका हमें लाना है रेजिस्टेंस। ऐसे दो स्लॉट में हमने रेजिस्टेंस लगा दिया है, ये मेटेलिक कनेक्शन है, दो स्लॉट में रेजिस्टेंस लगा दिया है, और यहां हमने गैल्वेनोमीटर के को टच कराया है। गैल्वेनोमीटर ये बताता है कि उसके रास्ते करंट जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो हमने यार गैल्वेनोमीटर को टच कराया, यहां एक लगा रहता है टच कराने के लिए पेचकस जैसा, जॉकी बोलते हैं, इसको टच कराया यहां पे, तो इसमें हमने करंट देखा, तो हमने फिर उसको ऐसी डायरेक्शन में शिफ्ट कराया जिससे इसका करंट घटने लगे और घट के क्या हो जाए, जीरो। अच्छा बताओ, करंट अगर जीरो हो चुका है इसका मतलब क्या निकला कि ये रेशियो और ये रेशियो, इसका मतलब आर नोन अपॉन आर अननोन, वो L1 और L2 रेशियो के, क्या बताओ L1 और L2 रेशियो यहां के R3 और R4 रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर है कि नहीं? क्या जनता समझ पा रही है? चलो मैं एक बार लिख ही देता हूं यहां पे, R3 R4 रेशियो, और R3 R4 कितना है, R3 है रो L1 बाई एरिया, और ये होगा रो L2 बाई एरिया, तो रो और एरिया कैंसिल नहीं। क्या L1 L2 हमें इस सेटअप में देखने को मिल जाएगा? यहां पे सेंटीमीटर में निशान लगे रहते हैं, मान लीजिए ये 60 सेंटीमीटर पे आ रहा है, तो इसका मतलब इधर का 60 हो गया और इधर का 40 हो गया, तो ये रेशियो में मिल गया। इनमें से एक नोन रेजिस्टेंस है, तो जो अननोन होगा वो निकल आएगा कि नहीं? यही मीटर ब्रिज का एप्लीकेशन है कि एक अननोन रेजिस्टेंस को हम ला सकते हैं। क्या जनता समझ पा रही है? इसमें कुछ भ्रामक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, भ्रामक का कुछ इंग्लिश वर्जन है क्या? नहीं, भ्रामक और डेंजरस सेम चीज नहीं है। भ्रामक होता है कंफ्यूजिंग, मतलब जिनमें कंफ्यूजन ज्यादा हो। बताओ, अच्छा इसकी बैलेंसिंग लेंथ 60 सेंटीमीटर आई, हमने इस वायर को दुगने रेडियस का कर दिया, थिक कर दिया, मोटा कर दिया, तो लेंथ वही आएगी या उससे ज्यादा पे या उससे कम पे? जो बैलेंसिंग लेंथ थी वही आएगी, उससे ज्यादा पे या कम पे? क्योंकि एरिया नीचे जाता है और रो L/A है, लेकिन ऊपर नीचे कैंसिल तो जवाब है सेम आएगा। क्यों? क्योंकि तुमने इसका थिकनेस डबल कर दिया, तो इतने अकेले का थोड़ी किया है, पूरे वायर का। मैंने कहा ये वायर का थिकनेस बढ़ा दिया, तो यार एरिया बढ़ेगा तो नीचे भी तो बढ़ेगा, एरिया एरिया कट गया, तो क्या बैलेंसिंग लेंथ रेशियो में फर्क पड़ा? सम में फर्क पड़ा? L1 L2 का सम 100 पहले भी था, अब भी था, रेशियो में फर्क नहीं पड़ा, तो बैलेंसिंग लेंथ में कोई फर्क। अच्छा बताओ, मैं अगर इस मटेरियल की रजिस्टिविटी बदल दूं, बैलेंसिंग लेंथ में क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, तो रजिस्टिविटी मैंने अगर इस वायर की बढ़ा दी तो ठीक है, इसकी भी बढ़ाई तो उसकी भी तो बढ़ाई, रो रो कट गया तो कोई फर्क है ना? तो ये लिख लो यार, पता नहीं तुम लोग किस मुद्रा में रहते हो। इफ रजिस्टिविटी और एरिया ऑफ होल वायर is changed, there will be no effect on balancing length। क्या जनता समझ पा रही है? इसीलिए मैंने ये बात उठाई है, यही समझ में आ जाए तो ठीक है, आगे जाके समझ में नहीं आएगा। आर रो L/A होता है, रो L/A, और रो और ए तो कट ही जा रहा है ना भाई, जो R3 के लिए रो है वही R4 के लिए रो है, जो R3 के लिए एरिया है वही R4 के लिए एरिया, एक ही वायर से तो पूरा बना है। और हम जब ये खिसका के लेंथ तय करते हैं, तो ऐसा तो हम कर नहीं सकते कि इतने की बदल दें उतनी की ना बदलें, हमें पहले से थोड़ी पता होता है सेटअप बनाते समय कि कहां जाके बैलेंस होगा। क्या जनता ये समझ गई है? कुछ और बोलूं मैं? बस अब कुछ मत बोलिए, बहुत हो गया। तो कोई पूछे, बताओ मीटर ब्रिज किस प्रिंसिपल पे काम करता है? क्यों पूछेगा यार इतना आसान क्वेश्चन? लेंथ ऑफ द मीटर कितनी होती है? ठीक है,
क्वेश्चन पूछा गया है कि इस एमीटर की रीडिंग क्या होगी, अरे सोच समझ के बताएं, इतनी जल्दी ना बताएं। जीरो वाले हाथ उठाएं, अभी सोच रहे हैं सर वाले हाथ उठाएं, सोच ले अपने ध्यान दें, उधर क्या ध्यान दे रहे हैं। जीरो आएगा। अच्छा, हम कैसे दिखते होंगे जब हम लोग ऑनलाइन होते हैं? तो हाँ, ऐसे ही दिखते हैं। जीरो जीरो। दिखते कहाँ है भाई, तुम लोग कहाँ कैमरा ऑन करते हो? ये तो इसने कर रखा है, इसने बड़े कायदे से कैमरा ऑन कर रखा है। लाइट पीछे है तो उससे पीछे एकदम ब्लैक हो गया है। हाँ, लाइट जिस तरफ हो उस तरफ चेहरा रखते हैं। लेकिन ये भी सही है, बैकग्राउंड ब्लर करने का तरीका ये भी सही है, ताकि किसी को हाँ, ताकि तिजोरी ना दिख पाए। बाकी दूसरा इसमें ब्लरिंग ऑप्शन होता है, एक ब्लर कर दो तो पीछे कुछ नहीं दिखेगा। हाँ हाँ, वो भी होता है, लेकिन वो बड़ा ड्रामेटिक लगता है, मतलब वो परफेक्ट नहीं आता ना। अच्छा लगता है, मगर यूज तो आज तक कुछ नहीं किया, कैमरा तक तो यूज नहीं किया है। अच्छा, जब भी तुमने क्लास ली तब कैमरा? सम ऑफ द टाइम। सम ऑफ द टाइम मैंने भी ऑनलाइन किया, नहीं ऑन करती हमेशा। मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता है, कभी कभी हो जाता है, जब मैं बहुत ज्यादा बोल देता हूँ, फिर बात इस पे आ जाती है कि यार तिजोरी तो है ही नहीं पीछे। हाँ भाई, तो 4:8 का रेशियो 1:2, 3 और 6 का रेशियो 1:2। जब रेशियो सेम है तो इस C पॉइंट और D पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं तो करंट जाएगा ही नहीं, तो इसका आंसर 0 सही है। हाँ भाई, इससे आसान दुनिया में एक ही चीज हो सकती है, नहीं। यस, चुल्लू भर पानी लो और मुंह में से मारो। अरे हो गया यार, 30 सेंटीमीटर बैलेंसिंग लेंथ है। ए वाले हाथ उठाएं, बी वाले हाथ उठाएं, सी वाले। तो इसका सी होगा यार, बैलेंसिंग लेंथ यहां से दिया जाएगा, है ना? तो ये 30 होगा, उधर वाला कितना होगा? 70 होगा। तो क्रम से लिखे यार, इधर से उधर, 3/7। ओके, इसके ऑप्शंस मैंने नहीं दिए। ए ऑप्शन है 4x, बी ऑप्शन है 2x, सी ऑप्शन है x, डी ऑप्शन है x/4। रेडियस वायर की डबल कर दी है, तो बैलेंसिंग लेंथ में क्या फर्क पड़ेगा? अभी बैलेंसिंग लेंथ x है, ये वायर ऊपर की जगह नीचे बना दिया, रेजिस्टेंस ऊपर, इससे कोई परेशान ना हो कि सर ये तो पूरा सेटअप ही बदल दिया। ABCD, अच्छा अलग अलग बोलना। ये x बैलेंसिंग लेंथ है, और हमें बताना है कि बैलेंसिंग लेंथ क्या हो जाएगी अगर इस वायर को हम थोड़ा थिक ले लेंगे। ये वायर हमने डबल रेडियस का ले लिया है। तो ए वाले हाथ उठाएं, बी वाले हाथ उठाएं, सी वाले हाथ उठाएं, डी वाले हाथ उठाएं। तो अभी तो बताया यार कि रेडियस बढ़ेगा तो इसका भी बढ़ेगा, इसका भी बढ़ेगा, रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा।